हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 9 और अध्याय का नाम है जैव अणु, जो कि आपके सभी हिंदी मीडियम एग्जाम के लिए लाभदायक है। आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो हिंदी में होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं यह एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यहाँ पे कवर करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह तीसरा वीडियो है। अगर आपने वो सभी वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। साथ ही अन्य जो चैप्टर मैंने वीडियो बनाया है 1 से लेकर 8 तक, उसका भी लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप जा करके वहाँ से उन सब वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको यह वीडियो और चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बिना किसी देरी के अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमें कवर करना है प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयज। ठीक है, चलिए जानते हैं ये क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों बड़े छोटे यौगिकों का पृथक्करण किया जाता है, उनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उन्हें संश्लेषित भी किया जाता है। यदि कोई जैव अणु की एक तालिका बनाए तो उसमें हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि पाए जाएंगे। कुछ कारणों से जिन्हें खंड 9.10 में दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी बात हो रही है, यानी आगे आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे ये तो तत्व दिखाए गए हैं कि इसमें देखिए, अगर मनुष्य के शरीर में देखें तो कितना पाया जाता है हाइड्रोजन, तो 0.5%, और ऐसे ही कार्बन देखिएगा तो 18.5%, ऑक्सीजन 65.0%। ऐसे ये सारे तत्व हैं जो पाए जाते हैं। इसी तरह इसमें यौगिक भी पाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है, राइबोज है, ग्लाइसिन है, एलेनिन है या फिर सेरिनिन है, तो ये सब उसमें पाए जाते हैं, को हम उपापचयज कहते हैं। तो आपने अभी सब जो देखा उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं उपापचयज। उपरोक्त सभी श्रेणी के इन यौगिकों की उपस्थिति इन्हें चित्र 9.1 में दिखाया गया है। मैंने आपको दिखाया है वो चित्र में। कोई व्यक्ति प्राणी ऊतकों में ज्ञात कर सकता है इन्हें। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो प्राणी ऊतकों में इन चीजों को ज्ञात कर सकता है, और कैसे ज्ञात करे इसके लिए ऊपर मैंने पहले वीडियो में वो तरीका बताया था। इन्हें प्राथमिक उपापचयज कहते हैं। तो देखिए, जो प्राणी ऊतक से प्राप्त कर सकता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्राथमिक उपापचयज। जब कोई पादप, कवक एवं सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का विश्लेषण करे तो उसे इन प्राथमिक उपापचयजों के अतिरिक्त हजारों यौगिक जैसे एल्केलाइड्स, फ्लेवोनोइड्स, रबर, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक इत्यादि मिलेंगे, और इन्हें हम लोग कहेंगे द्वितीयक उपापचयज। द्वितीयक उपापचयज। अब देखिए, जो प्राणी ऊतक से मिलेगा उन्हें हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपापचयज, और जो कवकों से, सूक्ष्म जीवों से या पादपों के ऊतकों में से मिलता है उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक उपापचयज, जिसे तालिका 9.3 में दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वर्णक है, ऐसे ही आप इसमें टॉक्सिन देख सकते हैं, लेक्टिन्स देख सकते हैं, ड्रग्स देख सकते हैं, बहुलक पदार्थ है। तो देखिए, बहुलक पदार्थ में क्या आता है, रबर आता है, गोंद आता है, सेलुलोज है। उसी तरह से आप टॉक्सिन में देख सकते हैं कि एब्रिन है, रिसिन है, और आवश्यक तेल में नींबू घास है, तेल है इत्यादि है। तो ये सारा कुछ कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं सूक्ष्म जीवों से, कवकों से तथा पादपों से। इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं द्वितीयक उपापचयज। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक उपापचयज ज्ञात कर सकते हैं वह सामान्य कार्यकी प्रक्रिया में इनकी भूमिका भी ज्ञात है, किंतु हम इस समय सभी द्वितीयक उपापचयजों की भूमिका या कार्य नहीं जानते। तो देखिए, जो प्राथमिक उपापचयज हैं उनके कार्य को हम लोग जानते हैं, मतलब साइंस ये जान चुका है कि प्राथमिक उपापचयज का क्या कार्य है और वो कैसे काम करता है, उसकी भूमिका क्या है, ये सारा कुछ। लेकिन जो द्वितीयक उपापचयज हैं उनके बारे में टोटल जानकारी उपलब्ध नहीं है कि आखिर वे पौधे में क्यों होते हैं। कुछ तो पता है
कि पौधे में क्यों होते हैं, उनके क्या फायदा है, लेकिन सभी के बारे में पता नहीं है। जैसे रबर है, औषधि है, मसाले है, इत्र और वर्णक है, ये मनुष्य के लिए तो उपयोगी हैं, लेकिन कुछ और भी तत्व हैं, कुछ और भी पदार्थ हैं जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कुछ द्वितीयक उपापचयजों का पारिस्थितिक महत्व भी है। आप बाद में अध्यायों व वर्षों में इनके बारे में स्थित अध्ययन करें। अब आगे उसके बारे में जानना है, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो प्राणी उत्तक से प्राप्त होता है उसे प्राथमिक उपापचयज कहते हैं, और जो कवक या फिर सूक्ष्म जीवों से या पादपों से प्राप्त होता है उन्हें द्वितीयक उपापचयज कहते हैं। और द्वितीयक उपापचयज में क्या क्या आ रहा है, तो रंगीन वर्णक आ रहा है, या फिर इत्र आ रहा है, गोंद आ रहा है, मसाले आ रहे हैं। और ये पादपों में किस लिए पाए जाते हैं, कुछ के बारे में तो पता है, लेकिन सभी के बारे में पता नहीं है। चलिए अब जानते हैं हम लोग बृहत अणु यानी बृहत जैव अणु क्या होता है। इसी में हम लोग बृहत के साथ साथ लघु के बारे में भी जान लेंगे। तो देखिए, अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक समान विशेषता है कि इनका अणुभार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। यानी जो अम्ल के घुलनशील भाग होते हैं उनमें यौगिकों की विशेषता क्या है कि उनका अणुभार कितना होता है। तो अम्ल में पाए जाने वाले यौगिकों का अणुभार होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच, यानी इसी के आसपास होता है। अम्ल अम्लीय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड्स व लिपिड मिलते हैं। ठीक है, तो अम्ल के अम्लीय अंश में कौन कौन से यौगिक मिलते हैं, तो मुख्य 4 प्रकार से प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड्स व लिपिड। ये याद रखिए कि चारों यौगिक कौन कौन से मिलते हैं। फिर एक बार देखिए, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड्स व लिपिड। ठीक है, लिपिड्स के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। यानी एकमात्र लिपिड ही है जिसका अणुभार क्या होता है, कम होता है। अन्यथा जो अन्य सभी यौगिक होते हैं, यानी पॉलीसेकेराइड्स हो गया, या फिर न्यूक्लिक अम्ल हो गया, या फिर प्रोटीन हो गया, उनका अणुभार 10,000 डाल्टन या इससे ऊपर होता है। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतः सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं। ठीक है, तो वैसे रासायनिक यौगिक जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें सूक्ष्म अणु या लघु अणु कहते हैं, या फिर जैव अणु कहते हैं। जबकि जो अम्ल अम्लीय अंश में पाए जाते हैं उन्हें बृहत अणु कहते हैं या बृहत जैव अणु कहते हैं, और इनका अणुभार 1000 डाल्टन से अधिक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी जिसका अणुभार 1000 डाल्टन से कम है उसको हम लोग लघु अणु कहेंगे, जबकि 1000 डाल्टन से ज्यादा है जिनका अणुभार उन्हें बृहत जैव अणु कहते हैं या फिर बृहत अणु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स के अतिरिक्त अम्लीय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ हैं। लिपिड्स जिनके अणुभार लगभग 800 से अधिक नहीं होते, वे अम्ल अम्लीय अंश या बृहत आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं। अब देखिए, जैसे ये लिपिड है, इसका अणुभार क्या होता है, 800 से नहीं आता, अधिक नहीं होता, फिर भी इन्हें बृहत अणु में मतलब अघुलनशील वाला में क्यों रखते हैं इनको। ठीक है, जो जैसे ये अघुलनशील मतलब ये जो अम्लीय अंश है उसमें इसे क्यों रहता है, जब इसका अणुभार 800 से कम है, तो इसको तो लघु अणु में चले जाना चाहिए था। वास्तव में लिपिड्स कम अणुभार के यौगिक होते हैं, तो इनका अणुभार क्या होता है, कम होता है। वे ऐसे ही नहीं मिलते, बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम उत्तकों को पीसते हैं तब कोशिकीय संरचना विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती है तथा पुटिका बनाती है, जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो देखिए, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ये लिपिड होते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका झिल्लियों में पाए जाते हैं, या अन्य तरह की अंदर जो झिल्लियां होती है उसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसको जब हम लोग कूट कर पीस रहे थे, पहले वीडियो में मैंने जैसे बताया था, तो पीसने के बाद इसके छानने से ये अलग नहीं होता है और जल में नहीं घुलते हैं, इसलिए बच जाते हैं अम्लीय अंश में, और इनका अणुभार कम होता है। इसके बावजूद भी ये क्या होता है, अम्लीय अंश में रह जाते हैं। ठीक है, इस कारण से इन झिल्लियों के
पुटिका के रूप में टुकड़े अम्ल अविलेय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं। तो क्या होता है, अब ये टूटते हैं और इनके टुकड़े किस में रह जाते हैं, अविलेय भाग में रह जाते हैं, इसलिए यह छानने से पृथक नहीं होते, जो बृहत आणविक अंश का भाग होते हैं। इसलिए आपको ये बृहत आणविक अंश, आणविक मतलब बृहत अणु में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये बृहत अणु होते नहीं हैं। सही अर्थ में लिपिड्स बृहत अणु नहीं है, यानी लिपिड्स क्या है, बृहत अणु नहीं है, क्योंकि इनका अणु भार कितना होता है, 800 डाल्टन से कुछ कम ही होता है, या लगभग उतना होता है। अम्ल विलेय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। कोशिका द्रव्य व अंगकों के बृहत अणु अम्ल अविलेय अंश होता है, यानी कोशिका द्रव्य है या उसके जो अंगक होते हैं उसके बृहत अणु क्या होते हैं, तो वे अविलेय अंश होते हैं, यानी वे घोलते नहीं हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीव ऊतकों या जीवों का संगठन बनाते हैं। ये नहीं घोलते हैं और क्या करते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं तो जीव ऊतक बनाते हैं या फिर जीवों का संगठन करते हैं। अब संक्षेप में जान लेते हैं। यदि जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बाहुल्यता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए तो हम पाते हैं कि जीवों में पानी सर्वाधिक बहुलता से मिलने वाला रसायन है। ठीक है, इसी तरह का आप इस तालिका पे देखिए 9.4 में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो जल। कितना प्रतिशत, 70 से 90%। एक कोशिका का, मान लीजिए कोशिका है तो उसमें 70 से 90% के बीच में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। मतलब किसी कोशिका में 70% पानी पाया जाएगा और किसी कोशिका में 90, किसी में 85, किसी में 80, इस तरह से। प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, जबकि आयन मात्र 1% पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जाना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको प्रोटीन के आगे से बताना शुरू करूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कोई सुझाव है वो भी बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।